आज नया चैप्टर है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि प्री में इसमें से क्वेश्चन आता है और मेंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में से क्वेश्चन बनता रहता है हर साल किसी न किसी लेवल पे। और इसी के अंदर क्या है, फॉरेस्ट्री भी इसी में कवर्ड है, इसी चैप्टर के अंदर फॉरेस्ट्री वाला पार्ट भी है। एक तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट और एनिमल हस्बेंड्री, ये हमारा एक समझ लीजिए ये एक प्राइमरी सेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब इसी की आगे प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये सेकेंडरी भी आ जाता है। तो अब इसमें हमने पढ़ना क्या है कि आपको जो समझना है कि जो इसकी अभी करंट पोजीशन क्या है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इन तीनों की, इनकी करंट पोजीशन है क्या है। अब इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं नकदी क्रॉप की तरफ कि जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इसी में से हम बात करते हैं कि इसकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कि किस तरह से हम क्रॉप से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं अदर एरिया की तरफ। देखो आज की डेट से जो डाइवर्सिफिकेशन है एक लिमिट तक वो बड़ी सही है, और अगर उस पे एक्सेस पे चला जाए तो वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस भी करता है। तो अपनी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। चाहे यहाँ पे क्रॉप, देखो डाइवर्सिफिकेशन आज की डेट से हिमाचल के लिए ज़रूरी है, चाहे क्रॉप की है और जैसे आजकल टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, एक तो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे एरियाज़ और एवेन्यूज़ को ढूंढ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम इसको इंडस्ट्री के लेवल के भी लेके जा रहे हैं ताकि छोटे लेवल पर इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश हो जाए जहाँ पे जो फूड है उसको प्रोसेस किया जाए। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ जाने की यहाँ पे बात की गई है। अब साथ ही साथ क्या करना है, हमने जो हमारा इंडिजीनियस है उसको भी सेव करना है यहाँ पे। तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है तो जो हमारी इंडिजीनियस काउ है उनको सेव करने की बात भी की जाती है ना। तो ये तो एक दो ये करंट पोजीशन इसकी, और दूसरा वी आर मूविंग टुवर्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब इसकी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इसके लिए क्या आएगी, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके चल रहा है कि काफ़ी जो स्कीम होती है सरकार की उस तरफ जाना। तो अब जो स्कीम है यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे इनको, स्कीम्स को। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है और कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और किस तरफ हम डाइवर्सिफिकेशन तरफ जा रहे हैं और गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आ रही है इसके लिए। एक तो ये वाला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या है, अगर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की बात करें हम, अब हॉर्टिकल्चर का क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो स्टेट है इसमें क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर। तो जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपके सिलेबस में है, वैसे ही आपके सिलेबस में क्या है, क्लाइमेटिक जोन। अब जैसे क्लाइमेटिक जोन हो गए, अब देखो हिमाचल को वैसे ब्रॉडली 3 एरिया में 3 जो जोन बनते हैं इसके, उसमें बांटते हैं इसको। जैसे सब ट्रॉपिकल जोन आ गया, उसके बाद टेम्परेट जोन आ गया और उसके बाद हाई अल्पाइन जोन आ गया। इसके फिर अलग अलग पार्ट है अंदर। तो अब इन जोन में जैसे ये जोन हो गए, क्लाइमेटिक जोन, ये आपके पेपर 1 के अंदर है क्लाइमेटिक जोन, और जैसे क्लाइमेटिक जोन हो गए वैसे हमारे क्या हो गए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो उसके अंदर क्या करेगा, हम उस तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेंगे। अब जैसे टेम्परेट जोन है वो किसके लिए, फ्रूट्स के लिए है ना, और जैसे सब ट्रॉपिकल है वो किसी क्रॉप्स के लिए है ना। जैसे ऊपर थोड़ा अल्पाइन वाला एरिया, अब हायर एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स के लिए होगा। तो अब यहाँ पे जैसे अब ये सिलेबस का पार्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन,
और दूसरा क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, क्लाइमेटिक जोन। और इन क्लाइमेटिक जोन के बेस पर ही क्या बनेगा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब इस क्लाइमेटिक जोन के देखते हुए हमारी स्टेट के अंदर क्या है, करीब करीब 80% जो एरिया है वो रेनफेड है, मतलब उसकी जो डिपेंडेंसी है वो बारिश के ऊपर करती है। और बारिश कब होती है यहाँ पे, राबी की क्रॉप के लिए सर्दियों में बर्फ़ पड़ेगी और बारिश भी होगी, और खरीफ क्रॉप के लिए क्या होगी, मानसून होगी। तो जो खरीफ क्रॉप है वो स्टार्ट हो जाती है अप्रैल से, स्टार्ट हो जाती है, जून तक उसको बीजते हैं। और जो राबी क्रॉप है वो जब ऊपर थी सर्दी पड़ने वाली थी उससे पहले हो जाती है, और जो कि जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो आती है बारिश आती है वो राबी क्रॉप के लिए सही हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो किसके बेस पर है, एक है राबी क्रॉप और दूसरा है खरीफ, और इसके लिए मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी है, और इसके लिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा बारिश आती है। तो इस तरह से, और यहाँ पे हमारे 4 यहाँ पे सीज़न बनता है। तो अब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अब हो क्या रहा है, अगर हमारी ज़्यादातर डिपेंडेंसी बारिश के ऊपर है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, सूखा पड़ रहा है, ड्राई पड़ रहा है, और जो हमारे जो सीज़न थे वो थोड़े आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो अब उन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, इरिगेशन के लिए। तो इसी के अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम किसके लिए होगी, इरिगेशन के लिए। तो सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, रेनफेड क्रॉप, राबी एंड खरीफ। और अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, इरिगेशन। तो और देखो, अगर आप सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी देखोगे, हर चीज़ के लिए सरकार क्या लेके आती है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम। और ये जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन होता है बेसिकली, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये है क्या चीज़ है और गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है। अब उसके बाद हिमाचल में जो मेन चीज़ होती जा रही है आजकल, वो क्या है, हॉर्टिकल्चर टेम्परेट रीजन है। तो क्या मिलेगा वहाँ पे, बहुत सारे फ्रूट्स, और एक चीज़ है यहाँ पे एंसिलरी हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या आएगा, मशरूम, फ्लावर्स एंड बी, और साथ में क्या है, ये अलग से है टी, जो टी की खेती होती है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर डिस्कस हो रखी है। अब इनके लिए सरकार के क्या क्या अलग अलग से स्कीम्स है। अब देखो ना, अगर हमें कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, हॉर्टिकल्चर, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर, और साथ में क्या है, वेजिटेबल्स होती है हमारी ऑफ सीज़न, खासकर ऑफ सीज़न वाली। तो इस तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर यही चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी बचाना है साथ साथ में, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके ऊपर हम क्या करें, बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करने लग गया है। तो अब इसकी तरफ हमें कहाँ को जाना पड़ेगा, प्राकृतिक जो खेती होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सरकार एक तरफ इसको भी प्रमोट करे साथ साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या है कि जैसे ज़ीरो बजट वाली जो स्कीम है ना, तो ज़ीरो बजट वाली जो स्कीम है जिसमें हमने क्या करना है, ज़्यादा ऑर्गेनिक तरफ जाना है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है यहाँ पे, है ना। और
उधर से क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ ही बचने के लिए क्या बात हो रही है, पॉली हाउस। तो पॉली हाउस के ऊपर भी खेती की जा रही है। पॉली हाउस हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, सारा नया कुछ हो गया। और साथ में बीच में क्या जुड़ जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी भी का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोल रहता है। तो ये सारे सरकार काम कर रही है और ये सारी स्थिति है। अब उसके बाद आती है एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें क्या है कि जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया और शीप हो गया, हॉर्स हो गया, तो इनके लिए भी सरकार क्या कर रही है, इनकी जो सबसे मेन चीज़ है, इनकी जो ब्रीड होती है ना उसको सुधारना है ना, क्रॉस ब्रीडिंग करके द्वारा, और जैसे सीरम वगैरह के इंस्टीट्यूट वगैरह बनाना। तो इस तरह से अब जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री है उसमें जो गवर्नमेंट का तो ज़्यादा ध्यान इस टाइम है कि जो उनकी ब्रीड है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आना, और साथ में क्या जो इंडिजिनियस ब्रीड है उसके साथ उस ब्रीडिंग को क्या है अगले लेवल पर लेके जाना, और साथ में पुरानी को भी बचाना है और उसको मॉडर्नाइज भी करना है थोड़ा, ताकि अच्छी प्रोडक्शन हो जाए उसमें से, चाहे मीट की है, चाहे मिल्क की है, चाहे किया है, जिस मर्जी किया है। तो इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री के लिए सरकार की क्या है, कहीं ब्रीडिंग प्लाट कहाँ पे लगा हुआ है, ये स्कीम क्या है, वो स्कीम क्या है, तो इसमें से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है जी, तो ये सारा हो गया यहाँ पे। अब जो लास्ट पार्ट है इसका वो है फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट वाला है तो इसमें क्या है कि देखो, फॉरेस्ट की आपके सिलेबस में एक तो है फॉरेस्ट पॉलिसी। देखो जो आपका जो सिलेबस है उसमें एक जगह लिखा है फॉरेस्ट पॉलिसी, तो पॉलिसी हम पॉलिसी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। और एक जगह लिखा है वेजिटेशन इन हिमाचल प्रदेश, उसमें आएगा सारे टाइप्स कि किस किस टाइप के हमारे पास वेजिटेशन है, तो वो अलग पार्ट आ गया एक। और उसके बाद अगला पार्ट आता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम रन कर रही है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और एनहांस बायो जो हमारी वेजिटेशन है स्टेट के अंदर, उसके लिए क्या कर रही है। और जो करंट स्थिति है इसकी, वो पार्ट सारा कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे, चाहे कोई स्कीम वगैरह सरकार चला रही है। तो देखो 3 पार्ट है हमारे जो फॉरेस्ट को लेकर है, मेंस के लिए और प्री के लिए, जो खासकर मेंस के लिए। पहले फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके बाद है वेजिटेशन इन हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद है जो गवर्नमेंट के करंट जो सरकार के करंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स है, इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। और अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 89.96% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़। तो इतनी परसेंट जो पॉपुलेशन है, करीब करीब 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है। तो 10% लोग ये जो सिटीज़ में रहते हैं। तो जो विलेज में रहते हैं तो उनकी जो प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ही होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबाउट 70% जो लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कल अबाउट 13.62% ऑफ द टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे पीछे आपने देखा ना, प्राइमरी में अलग बात करी थी तो, और एग्रीकल्चर की अलग बात की थी, तो ये डाटा थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो, यही दे रखा है, इधर ये दे रखा है, उधर वो दे रखा है। ठीक है जी, तो ये जो 13.62% ये क्या करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और अब इसके बाद क्या है, कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब देखो इसमें क्या है कि अलाइड सेक्टर भी इसमें ऐड कर दिया हुआ है। आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरियाज 55.6 लाख हेक्टेयर, द एरिया ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग इज अबाउट 9.44 लाख हेक्टेयर्स एंड इज ऑपरेटेड बाय 9.97 लाख फार्मर्स। तो इतने में से सिर्फ हम इतने जो 9.4 लाख हेक्टेयर है इसके ऊपर ही हम खेती बाड़ी करते हैं। बाकी ज़्यादातर जैसे कोई पहाड़ है, नदी है, ग्लेशियर्स है, उनमें है जिसके ऊपर इतने लोग काम कर रहे हैं। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से एवरेज एक आदमी के खाते में कितनी लैंड जाएगी, 0.95 हेक्टेयर जो लैंड है वो एक को जाएगी। और उसके बाद है, अब ये जो अगला पार्ट है ये एचएस का, प्री का और मेंस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा है मेंस में और प्री में भी, ठीक है ना। अब देखो एग्रीकल्चर को लेकर क्या एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर को लेकर जो आपके सिलेबस में है वो है एनेक्टमेंट, मतलब बहुत सारे एक्ट्स, तो हम करेंगे मेंस वाले पार्ट में उसको, एनेक्टमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए जैसे 1952 का कोई एक्ट है, उसके बाद आगे बतेरे सारे एक्ट आए, जैसे लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट आया 1972 में। वैसे बहुत सारे कम से कम 5-6 एक्ट है। उन एक्ट का मकसद क्या था, जितने भी एक्ट्स थे ना
उन सब का एक्ट का जो मकसद था वो था कि जो लैंड है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। लैंडलॉर्ड सिस्टम को खत्म करना है और लेकर क्या आना है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आना है। अब देखो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि अब जितने भी यहाँ पे एक्ट आते हैं ना, सभी एक्ट का जो मकसद था वो ये था, जो टेनेंट होता है, टेनेंट का मतलब ऐसा कि लैंड किसी और के नाम में और काम कोई और करा उस खेत के ऊपर, और वो उनको साल का या 2 साल का जो भी देते हैं कुछ परसेंट। तो यहाँ पे जितने भी जो लैंड रिफॉर्म थे, शुरू में जो लैंड रिफॉर्म का जो मकसद ये था कि जो टेनेंट्स है जिनके जो खेतों में काम करे, नाम पे किसी लैंडलॉर्ड के है, वो उनकी लैंड हो जाए। और जो टेनेंट्स थे वो भी 2 तरह के थे, एक थे ऑक्यूपेंसी वाले, एक थे नॉन ऑक्यूपेंसी वाले। ऑक्यूपेंसी वाले टेनेंट्स वो थे जिन्होंने लैंड को एक्वायर कर रखा है बट नाम के नहीं है उनके पास, है ना। नॉन ऑक्यूपेंसी वाले वो थे जो काम तो करते थे बट उनको कुछ पार्ट देते थे अपने मालिक को। तो नॉन ऑक्यूपेंसी में क्या था, ऑक्यूपाई अभी लैंडलॉर्ड ने कर रखी है, नाम में भी लैंडलॉर्ड के है। और ऑक्यूपेंसी में क्या है, नाम में लैंडलॉर्ड के है और ऑक्यूपाई किसने करके रखे, टेनेंट ने कर रखी है। तो इस तरह से जितने ये मकसद क्या थे कि अब उनको फ्री करना है उस चीज़ से। लैंडलॉर्ड को बोला कि तो अपनी जो लैंड है उसको दे दे उनको। तो ये सारे एक्ट्स इस तरह से है पहले। उसके बाद अब कुछ लोग फिर बच गए, उनको फिर उनके पास फिर लैंड ली थी, है ना। उसके लिए फिर आगे 60s में एक और एक्ट आता है जिसको बोलते हैं वैसे नौ तोड़ लैंड। नौ तोड़ लैंड का मतलब क्या हुआ, सरकार के पास कुछ लैंड पड़ी थी, सरकार ने गरीब लोगों में बांट दी, सरकार ने अपनी लैंड दे दी, नौ तोड़ एरिया बोलते उसको, तो वो उनके पास आ गया। उसके बाद फिर कुछ लैंड ऐसी जो कॉमन लैंड होती थी, जो जिसको गांव शामला लैंड बोलते हैं उसको, तो जो ऐसा लैंड होता था कि जिसमें सभी का अधिकार था। गांव के नज़दीक लैंड होती है, अभी भी देखोगे आप, गांव के नज़दीक कुछ ऐसी लैंड होती है जो कॉमन लैंड होती है सभी की, तो वो उसमें बोल दिया कि जो ये सबकी कॉमन लैंड है, अगर किसी के पास कोई लैंड नहीं है तो वो श्यामलात लैंड में वो अपने वहाँ पे पशुओं को चरा सकता है, अपनी कुछ सोशल गैदरिंग कर सकता है। और नौ तोड़ में उसको सरकार की तरफ से मिल गई, है ना। और एक और थी फ्रैगमेंटेड वाला, कोई एक और एक्ट था जिसमें क्या था, जो लैंड की ऐसे एक पीस में थी, एक पीस यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे, तीसरे वहाँ पे, सरकार ने क्या कर दिया उसको बोल दिया थोड़ी लैंड आप वहाँ पे सरकारी ले लो, इसको इधर छोड़ दो किसी और को दे देते हैं, तो वो एक प्लॉट बना दिया। तो इस तरह से सभी लोगों के पास यहाँ पे लैंड आ गई। अब होने क्या लग गया कि जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे उनकी तादाद कम होने लग गई, अब छोटे जो लैंड होल्डर्स है उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ने लग गई धीरे धीरे। तो अब इस तरह से कि जो भी हमारे ये जो लैंड इनेक्टमेंट था, अगर आप सिलेबस में देखोगे लैंड इनेक्टमेंट वाला जो पार्ट था, ये आपस में अपने आप में एक तरीका था, ये एक तरीका था कि लैंड के केस में सभी के पास लैंड आ जाए, उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना। अब वो लैंड क्या इक्वली सबके पास बंटी, क्या लोगों को उसका बेनिफिट मिला, क्या छोटे छोटे फार्मर्स के पास के नाम पे लैंड हुई, तो इसका आंसर है यस। अब वो कहाँ से मिलता है, जो ये आपके यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। तो अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि अब सबके पास लैंड है, तो अब स्थिति ये है कि जो बड़े लैंडलॉर्ड है वो अब बहुत कम रह गए। देखो 50s में जब ये लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं थे, तो देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कोलैबोरेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हम इसका रिजल्ट पढ़ रहे हैं और अब इसका जो असल में चीज़ है वो आप पढ़ोगे कहाँ पे, मेंस वाले पार्ट में। तो पढ़नी दोनों ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हम पहले देखते हैं, अगर शुरू में जो स्थिति थी इन एक्ट्स के आने से पहले वो इस तरह की थी, कम से कम 80% लैंड 10% लोगों के पास थी और 15% लैंड अगले 40% के पास थी। अब जो 5% लैंड, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, 5% लैंड 50% लोगों के पास होगी, ऐसी सिचुएशन थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड है 10% लोग ही, उन्होंने ही 80% लैंड एक्वायर कर रखी थी। जब ये एनेक्टमेंट, जो ये लॉज थे, जब इनको इफेक्टिवली लाया गया, जब इनके रिजल्ट निकले, तो स्थिति चेंज हो गई। तो अब ये उल्टा हो गया। तो अब ये हो गया, अब इसको उल्टा कर दो। अभी हमने इसको बनाया था पीपल, अब बना दो इसको लैंड।
तो 80%, तो इसको मतलब उल्टा कर दो इसको। अब क्या है कि जो जो छोटे लैंडलॉर्ड हैं, वो बड़े लैंडलॉर्ड है वो बहुत ही कम रह गया, उनके पास लैंड बहुत कम रह गई है ना। तो ये क्या है, इसका एंड रिजल्ट है। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, उन्होंने पूछा हुआ प्री में एक तो क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है ज़्यादातर कि हिमाचल में जो लैंड साइज होल्डिंग्स है वो किस तरह से बांटी गई है। तो अगर आप पिछले पेपर देखोगे, मेन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगातार 2-3 साल पूछा है क्वेश्चन ये, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आप जो ग्राफ देखोगे यहाँ पे, और देखो इसमें क्वेश्चन बनता है लैंड होल्डिंग साइज। तो कितने कैटेगरी हमारे पास, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज। तो मार्जिनल कौन से है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम है, स्मॉल 1 से 2 वाले, मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर वाले, और सेमी मीडियम 4 से 10 वाले, और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर है वो है लार्ज कैटेगरी के फार्मर्स। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब क्या है, पहले अब इसमें देखना, अब देखो 88 ये क्वेश्चन प्री में, इसको तो आप, ये जो फैक्ट है ये आपको याद रहना चाहिए। 88.86% ऑफ लैंड होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो अब जो करीब 90%, पर आपने रखना पूरा फिगर याद, तो करीब 90% जो आज की डेट से जो लैंड है उसके मालिक कौन है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और उसके बाद अबाउट 10% होल्डिंग्स आर ओन्ड बाय सेमी एंड मीडियम फार्मर्स। अब सिर्फ 0.30% इज ओन्ड बाय लार्ज फार्मर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेट के अंदर एक तरफ से बोल सकते हैं कि इक्वालिटी है इसमें, कि जो वीकर सेक्शन है, जो छोटे लोग हैं, सबके पास यहाँ पे लैंड है। तो बड़े लैंडलॉर्ड जो सिस्टम था वो नहीं है। तो इसको भी देखोगे आप एक तरफ से, तो एक तरफ आ गया आपके एक्ट्स, एक तरफ आ गई लैंड सीलिंग, ये सारा मेंस में है। और उसके बाद अभी ये क्या कंडीशन है यहाँ पे, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो ना। अब देखिए, अब इस पे ना, इसको तो सिर्फ आपके लिए एक आइडिया था, अब मेन आपको फिगर यहाँ से याद करना है। तो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग पूछ लेंगे, या नंबर ऑफ होल्डिंग पूछ लेंगे, एरिया पूछ लेंगे, या तो मार्जिनल के पास कितना है। अब इसे थोड़ा समझना इस फिगर को, किसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी आ गई सारी, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम। तो ये तो आपको पूरा याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे, नंबर ऑफ होल्डिंग लैक। अब इसको देखो, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो होल्डिंग्स होती है ना, अगर आपने देखोगा जब पटवारी के पास निकालते हैं हम अपना पर्चा, तो उसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कुछ दिए होते हैं, और उनके ऐसे अपने उनका एरियाज होते हैं। तो ऐसा मान के चलो आप कि वो जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग में जिसको हम बोलते हैं खेत बोल दो, एक बिल्कुल वैसे टेक्निकल भाषा तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा है, कि अब जितने भी टोटल नंबर हमारे पास खेत है, अब ये जो खेत है उनका एरिया कितना है। अगर मान लो मेरे पास 5 खेत है, और उन 5 खेत का एरिया कितना हेक्टेयर में आएगा इसमें, और एक खेत कितने का हो गया एवरेजन, 0.40 हेक्टेयर का। तो अब समझिए आप, तो जो मार्जिनल का जो कैटेगरी है, मार्जिनल क्या होगा, बिलो 1। सर रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन का आना, नंबर ऑफ होल्डिंग्स। तो नंबर ऑफ होल्डिंग्स आप समझ लीजिए खेत, छोटे खेत, ठीक है। तो ये प्लॉट्स हो गया है, और उनका एरिया कितना होगा। मान लो अगर मेरे पास 5 प्लॉट्स हैं, तो 5 प्लॉट का एरिया कितना होगा। अब उसका एवरेजन देखेंगे, तो एक प्लॉट का एरिया कितना होगा, 0.40। तो अब देखिए, होल्डिंग बिलो
1 जिसके जो 1 हेक्टेयर से भी कम वाला खेत है, जिनकी 1 हेक्टेयर से कम वाली खेत है उसको क्या बोलेगा हम, जिसके मार्जिनल, तो जिसके पास ऐसे खेत है तो मार्जिनल फार्मर है वो। अब देखो ऐसे टोटल नंबर ऑफ खेत्स जो 1 से भी नीचे वाले हैं तो 7.12 लाख, तो ये नंबर है 7.12 लाख। और अगर इनका एरिया देखेगा हम 2.86 लाख हेक्टेयर, तो ये किसके पास है, जो मार्जिनल है। अब ऊपर हमने देखा था मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर थे, तो कितने लोगों ने ये एरिया एक्वायर कर रखा है, करीब करीब 90% लोगों ने, करीब 90% लोगों ने। तो हमने देखा था ना, तो 90% अगर दोनों को मिला के तो 90% फार्मर्स यहाँ पे इस पे है। तो ये मार्जिनल हो गया, ये उस मार्जिनल का कैटेगरी मार्जिनल, और ये टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स या खेत, और उनका एरिया कितना आएगा ये, और ये कितना है एवरेज, ये कितना है 0.40 का। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास 7 पॉइंट कुछ लाख जो प्लॉट हो गए। देखो बिल्कुल मैं टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहा, इतना मेरे को भी नहीं पता, पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उतने जो एरिया है, उतने जो प्लॉट्स है वो कितना है 7.12 लाख है, कि जो कि कितना है कवर करता है। अगर एरिया देखेंगे उसको परसेंटेज में, तो टोटल खेतों का जो एरिया, जितने मेरे पास टोटल खेत हो गए उनके 71.41% छोटे खेत है, और जिनकी एवरेज एरिया कितना आएगा 0.4 से। अब उसके बाद स्मॉल, तो स्मॉल वाले कितने हो जाएंगे 1.75 प्लॉट्स या होल्डिंग्स, और टोटली कितनी है वो 17। तो अब आप समझिए हमारे पास ज़्यादा 71% क्या है हमारे पास छोटे खेत, और 17% क्या उससे थोड़े से बड़े खेत, और सिर्फ 8% क्या है हमारे पास सेमी मीडियम, 2% क्या है हमारे पास मीडियम, और लार्ज कितने हमारे पास 0.30%। और इधर होल्डिंग दे रखी है। तो देखो लार्ज की जो होल्डिंग है वो बिल्कुल कम है, 0.7 लाख हेक्टेयर है, और मीडियम की 1.46 हेक्टेयर है, मीडियम की 2 है, इसकी 2 है, और इसकी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है। तो इस तरह अब देखो, जो अगर सबसे बड़ा जो लार्ज होल्डिंग जिसको बताया गया है, तो वो कितना एरिया कितना होगा उसका 15.67 हेक्टेयर। तो बड़े से बड़ा खेत का एरिया 15.67 हो गया, और छोटे छोटे का इतना हो गया, है ना। तो ये चीज़ है जी। तो अब इसको आपने पढ़ना समझना कैसे होता है इसका, क्योंकि तभी मैं बताता हूँ कि एक ही चीज़ से आपकी बात नहीं बनती। तो जैसे मैंने भी पीछे बताया था आपको, तो इसमें क्या बन गया, तो सबसे पहले HP जब एग्जिस्टेंस में आया उस टाइम क्या था, लैंड स्मॉल एंड मार्जिनल थी नहीं, बिग लैंड होल्डर्स थे। उनको ठीक करने के लिए लोगों में इसका बंटवारा सही से हो जाए, तो उसके लिए क्या हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट आपको करना है, ठीक है जी। उसके बाद कितनी लैंड होनी चाहिए, तो लैंड सीलिंग वाला लगा कि कितनी लैंड सीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद जब लोगों को बेनिफिट मिला, तो वो कहाँ से मिलता है, मैं जो इस टाइम ये कैटेगरी है स्मॉल, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज, और वो सारी इसकी कैटेगरी हो गई। क्लियर है जी बात। अब उसके बाद इस लैंड के ऊपर हम कर क्या रहे हैं, अब उसके बाद इस लैंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये लैंड कैसी है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, जैसे मैंने बताया, उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम फॉरेस्ट कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट चलो थोड़ी अलग से आगे एग्रीकल्चर लैंड ना होके, और इसी के बेस पर क्या है फिर अब आगे जाके हमारी इनकम बनती है, GDP में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारा ही है। अब इसके लिए फिर आगे जाके सरकार क्या करिए, बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है। तो ये स्कीम्स है, तो ये है जी बात। तो इसके इस चैप्टर का ना ये वाला जो मैंने फिगर बताया ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जहाँ भी मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरी है तो मैं बता देता हूँ,
बट यहाँ पे आपको करना है इसके ऊपर काम, इस पर से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा हिम्मत है तो आप क्या करो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो जो एनेक्टमेंट्स है, जो लॉ के जो एक्ट्स है, एक काम और भी कर सकते हो आप। यूट्यूब पे मैंने ना कभी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर एक अलग से, कि हिमाचल में जितने भी एक्ट्स है लैंड रिफॉर्म को लेकर, वो सारे एक्ट्स को भी आप देख लेना, है ना। अगर आपने पढ़ना नहीं होगा तो 20-25 मिनट की एक वीडियो है, उसको देख लेना, और उस पर मैंने सारे समझाए हुए हैं किस तरह से वो एक्ट काम करता है और क्या है। तो उससे लगेगा आपको पता कि अब क्या स्थिति है। और अब ये तो क्या कन्वेंशनल पार्ट, अब नए दौर पे हम क्या कर रहे हैं। तो अब देखो अब क्या है, अबाउट 80% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द स्टेट इज रेन फेड। तो 80% क्या था, रेन के ऊपर जो मेरी डिपेंडेंसी है, राइस, वेट, मेज, और उस पर भी रेन फेड में कुछ एरिया क्या है जिसमें रेन शेडो इफेक्ट पड़ता है, जहाँ पे बर्फ़ या बारिश होती ही नहीं है वहाँ पे, जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति वाला एरिया है, और जिसकी वजह से कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। तो वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर होने के आसार भी है तो वहाँ पे पानी नहीं आता। तो इस तरह से तो वीट, राइस, मेज आर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, और ग्राउंड नट, सोयाबीन। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, मैं आपको बार बार ये बताता रहता हूँ, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको खरीफ क्रॉप क्या होती है और राबी क्या होती है। तो ग्राउंड नट, सोयाबीन और सनफ्लावर खरीफ, एंड रेपसीड, मस्टर्ड और तोरिया ये राबी क्रॉप्स आती है। और ये उड़द, बीन, मूंग वगैरह ये किस में आती है, सारी पल्सेस में आती है। तो ये सारा उगाते हैं हिमाचल में। स्टेट एग्रोक्लाइमेटिकली, तो स्टेट एग्रोक्लाइमेटिकली, अब देखो एग्रोक्लाइमेटिकली स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन। तो अब ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो एग्रोक्लाइमेटिक में क्या है, सब ट्रॉपिकल, शिवालिक वाला पार्ट समझ लो, सब टेम्परेट, धौलाधार और पीर पंजाल वाला देख लो। उसके बाद है वेट टेम्परेट, जो थोड़ी उससे हाईलैंड है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और उसके बाद है टेम्परेट ड्राई हाई हिल्स, कोल्ड डेजर्ट। देखो, तो ये तो शिवालिक वाला हो गया। अब जो सब टेम्परेट है, थोड़ा सा ऊपर जाके आ गया एरियाज, है ना, जहाँ पे फ्रूट्स हो सकते हैं। और वेट टेम्परेट, यहाँ पे फ्रूट हो गए बढ़िया वाले। उसके बाद जहाँ पे है टेम्परेट है, पर होता क्या वहाँ पे रेन शेडो इफेक्ट की वजह से वहाँ पे डेजर्ट टाइप बन गई, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए आगे ये इस तरह से बांट लिया। अब देखो, जब हम आगे आप पढ़ोगे 1972 का एक एक्ट है जहाँ पे लैंड सीलिंग की एक्ट की बात की गई है, तो जो लैंड सीलिंग वाला कंसेप्ट है ना, वो भी अलग अलग दिया हुआ है। तो अब किसी को बोल दे कि आप सिर्फ 4 हेक्टेयर लैंड रख सकते हैं, किसी को बोले 10 रख सकते हैं, किसी को बोले 20 रख दिए। और जैसे ट्राइबल वाले लोग हैं जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, तो अगर इनको बोलेगा सिर्फ आपके पास 4 हेक्टेयर लैंड रहेगी तो भूखे मर जाएंगे। तो उनको क्या कर दे, उनको थोड़ा बड़ा बोल दे कि आप 30 तक रख सकते हैं, 30 हेक्टेयर तक रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाएगी, है ना। और जैसे जैसे हम उधर को चले जाते रहेंगे ऊपर को, वैसे वैसे क्या होगी, जो लैंड होल्डिंग की जो एक सीलिंग दे रखी है सरकार ने, वो भी बढ़ती जाएगी उस तरफ को। तो अब ये जो जोन है ना, मैंने बताया आपको सिलेबस में क्या लिखा है आपने, क्लाइमेटिक जोन। अगर आपको देखो ना, अगर एक क्लाइमेटिक जोन अगर आपको नहीं भी याद आता ना, अगर आपकी भी लिख के आओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी तो क्लाइमेटिक जोन के ऊपर ही बने हुए हैं। तो अब ऐसा क्या होता है कि अब लोगों को लगता है बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है ये। अगर आपने ज्योग्राफी सही से पढ़ी हुई है तो अपने आप इन जोन का बना दोगे। अब अगर आपको जैसा जोन होगा तो वैसी वहाँ की क्या होगी, क्लाइमेट होगी, वैसी वहाँ की क्लाइमेट किसको मिलाकर बनता है, जो एक लंबे टाइम के लिए वेदर रहता है ना। और उसमें ज़रूरी क्या है, प्रेसिपिटेशन और वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कितनी है वहाँ पे, बारिश कितनी होती है वहाँ पे, और टेम्परेचर कितना है। और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, एक एरिया का स्पेशल एक, अगर वो लंबे टाइम तक वैसी कंडीशन रहती है तो एक क्लाइमेटिक जोन बन गया वो। तो इस तरह से 4 क्लाइमेटिक जोन है। तो इन्हीं को आप आगे, क्योंकि क्लाइमेटिक जोन का जो मकसद है, तो उसका मकसद क्या है कि आगे उसके ऊपर क्या पैदावार हो रही है। अब जैसी वहाँ पे पैदावार होगी, जैसी वहाँ की क्रॉप होगी, वैसा वहाँ का कल्चर भी होगा, वैसे वहाँ के फेयर एंड फेस्टिवल हो गए, वैसी वहाँ की पर कैपिटा इनकम होगी, वैसी वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड होगी, है ना। तो सारा कुछ भी जो डिपेंड करता है, खासकर बहुत पहले वाले टाइम में, वो उन क्लाइमेटिक जोन पे करता था। क्योंकि चलो आजकल तो फिर भी एक मेल्टिंग पॉट वाली सिचुएशन है कि लोगों की मूवमेंट ईजी है, जैसे कई रोड कनेक्टिविटी हो गई, है ना। अब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ अपने एरिया का ही खाना खाना है, तो वो उनके पास कनेक्टिविटी हो तो सब कुछ ही जो
जो एक एरिया के लोग खाते हैं तो वो दूसरे की भी खाते हैं। अगर किसी को विरका का मिल्क मिलता है कांगड़ा में तो लाहौल स्पीति में मिल जाता है वो। तो अब तो कनेक्टिविटी बढ़ गई है, बट जो कल्चर है वो तो पुराना बना हुआ है, सोसाइटी पुरानी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका उसका जो एसोसिएशन है वो भी क्लाइमेटिक जोन के साथ ही है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो इसलिए इनको ना देखो है थोड़ा फैक्चुअल लगती है ये पढ़ने में, बट अगर आप समझोगे तो फैक्चुअल नहीं है, फिर तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब देखो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन द स्टेट आर कंजेनियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप। अब हमारे पास हिमाचल के पास खुशी की बात ये है, पहाड़ी रीजन होते हुए हम किसके लिए कैश क्रॉप के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, सीड पोटैटो वाले आ गए, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स आ गए, और जिंजर अदरक वगैरह सब कुछ आ गया यहाँ पे। ऑफ सीजन वेजिटेबल पोटैटो और ये पल्सेस ऑयल सीड वगैरह सब आता है यहाँ पे। और नेक्स्ट है, तो अब क्या है, एफिशिएंट वाटर यूज रिसोर्सेज। तो अब किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वाटर यूज के ऊपर। तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन, तो 4 हमारे पास डिस्टिंक्ट सीजन है, 4 सीजन होते हैं हमारे पास। और ये एवरेजन जो रेनफॉल है कितनी है, 1251 mm रेनफॉल होती है। कांगड़ा में हाईएस्ट होती है और चंबा में लाहौल स्पीति में सबसे कम होती है। तो मॉनसून सीजन, अब देखो ये क्वेश्चन भी आता है प्री में कई बार, एक बार पूछा है क्वेश्चन, ये भी सर्वे से उठा देना ना। मॉनसून 2020 का था, जून से सितंबर चला है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं है कि बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, इसका मतलब नहीं है। अब इस साल मॉनसून कहाँ पे कितना आया है, अब बारिश तो देखो ज़्यादा मान लो धर्मशाला में होती है, अगर मॉनसून ही आना आएगा तो कहाँ, कई बार मॉनसून क्या होता है, किस एरिया में ज़्यादा आता है, किस एरिया में कम आता है। तो यहाँ पे बारिश का मतलब नहीं है, यहाँ पे मॉनसून अपने आप एक विंड है कि वो विंड वहाँ से कितनी गुजरी है, जितनी विंड निकलेगी तो बारिश होगी। तो यहाँ पे बारिश का मतलब नहीं है। तो 3 तरह का बनता है यहाँ पे, तो एक बनता है नॉर्मल मॉनसून, एक बनता है डेफिशिएंट, एक बनता है स्केंटी। तो नॉर्मल कहाँ पे, ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अलाइड के प्री में पूछा है क्वेश्चन ये कि कहाँ पे इस साल डेफिशिएंट रहा है। ठीक है जी, तो नॉर्मल कुल्लू, बिलासपुर, अनूना, यहाँ तो नॉर्मल रहा है जी। और डेफिशिएंट कहाँ पे, चंबा, कांगड़ा। अब आपको लगेगा कि कांगड़ा क्यों है, तो यहाँ हम रेनफॉल की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई भी हो सकता है, कि मेरे पूरा हिंदुस्तान भी हो सकता है कि मानसून आता ही नहीं, वहाँ पे पहुँचता ही नहीं किसी वजह से। हमीरपुर, किन्नौर, मंडी, शिमला, सिरमौर एंड सोलन, तो यहाँ पे। और उसके बाद कैंटी जहाँ बिल्कुल ही हुआ तो होता ही ऐसे, वो क्या है, लाहौल स्पीति, बिल्कुल ही कम हो गया। हिमाचल हैज़ द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द एंटायर मानसून सीजन इज 20% बिलो द नॉर्मल, तो 26% कम आई अगर पूरे हिमाचल में देखेंगे। और जो अब इस साल वाला मानसून है इसमें तो और ज़्यादा कमी आ रही है, भले अर्ली मानसून आया इस बारी, बट जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं आई, है ना। तो इस तरह से, तो ये भी क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे छोटी छोटी बातें पूछ लेते हो। अब है जी क्रॉप परफॉर्मेंस। अब जो क्रॉप परफॉर्मेंस है, अब देखो क्रॉप परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करेगी, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, मॉनसून पे और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। अब जैसे जैसे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जा रहे हैं, वैसे वैसे जो अनाज वाली है, जो ग्रेन वाली फसलें हैं, वो कम होती जा रही है। और अब साथ साथ क्या कर रहे हैं, रेन शेड, जो रेन पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उससे बचने के लिए, कि उसके ऊपर हमारी कम डिपेंडेंसी हो, उसके लिए हम क्या, कहाँ की तरफ जा रहे हैं, इरिगेशन की तरफ। अब इरिगेशन में बहुत सारे नए नए तरीके लगा रहे हैं। तो अब देखो ना, क्वेश्चन किसी भी सेंस में बन सकता है कि जैसे क्वेश्चन ये बन गया कि हम क्रॉप डाइवर्सिटी की तरफ कैसे जा रहे हैं, और कई बार क्वेश्चन आ गया कि हिमाचल इज कंसिडर्ड एज रेन फेड एरिया, है ना, फॉर एग्रीकल्चर। और रेन फेड होते हुए भी हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है दैट इज ग्रोइंग ईयर बाय ईयर, ग्रो कर रही है ना। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस, तो क्या रीज़न है, तो उसके लिए आप बात कर सकते हो, इरिगेशन वाला पार्ट ले सकते हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पार्ट ले सकते हो, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ले सकते हो, है ना। तो ऐसी ऐसी अलग अलग से बातें करके आप स्कीम वगैरह लिख के आंसर कर सकते हो। तो उसको उस क्वेश्चन आंसर तो फैक्चुअल भी समझो, फैक्चुअल बड़ा ज़रूरी है प्री के लिए, बट मेंस में भी सब मेंस के हिसाब से समझो आप उसको। तो क्रॉप प्रोस्पेक्ट क्या है आपको दिखेगा यहाँ पे, तो क्रॉप परफॉर्मेंस क्या दिखेगी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखो 15.94 लाख मीट्रिक टन हुई है पिछली बारी से, कितनी 16.92, मतलब कम ही की तरफ जा रही है, कम हो रहा है।
तो एक तो चलो ये फिगर भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता पूछ ही ले। और उसके बाद आलू की क्या है, बड़ी है, 1.97 हुई है। और वेजिटेबल्स की भी क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि यही शो कर रहा है कि लोग अनाज पैदा करने की बजाय किसकी तरफ जा रहे हैं, ये आलू एंड सब्जी की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद क्रॉप प्रोस्पेक्ट में क्या है कि अब आने वाला जो साल होगा इसमें हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, 16.74 लाख, क्योंकि 20-21 की बात की करती यहाँ पे। तो अब ये तो पता लगेगा अगले साल की क्या हमने इतना अचीव क्या नहीं किया। अगर मानसून की हालत ऐसी रही तो फिर मुश्किल भी हो जाएगा। और खरीफ प्रोडक्शन मेनली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो खरीफ किस पे डिपेंड करेगी, मानसून पे। तो जो आजकल हम बीज रहे हैं, आजकल जो लग रहा है जैसे कोई धान की खेती कर रहा है, कोई किसी चीज़ की खेती कर रहा है, तो वो सारा किस पे, मानसून पे डिपेंड करेगा। और राबी जब हम गेहूँ बीजते हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उस टाइम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो बारिश होती है, वो किस तरह की है। ठीक है जी। तो अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप देखोगे प्री में, सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप हिमाचल में कब होती है, फ्रॉम द एंड ऑफ द अप्रैल टू जून। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो आप यहाँ से यहाँ। तो ऐसे छोटी छोटी बातें, तो वहाँ पे ऑप्शन बड़े क्लोज ही होते हैं, है ना। या लिखोगा मई के फर्स्ट में वीक में, या एंड अप्रैल के। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो इनको आप समझा करो ये चीज़ें कि किस तरह की है। और मेज पैडी आर द बिहेवियर प्रिंसिपल फूड ग्रेन क्रॉप्स ग्रोइंग खरीफ। देखो आजकल आप देखते होगे सब जैसे राइस लगाते हैं आजकल, चाहे पंजाब में देख लो, चाहे हिमाचल देख लो, कहीं भी, है ना। तो इसके बाद क्या है, एंड अदर मेन क्रॉप आर रागी, मिलेट एंड पल्सेस। तो ये होती है यहाँ पे। और अब है जी ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब किधर है, ये फिर से वही डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड हाई वैल्यू क्रॉप। अब हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाने लग गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग शिफ्ट टुवर्ड द कमर्शियल क्रॉप, द एरिया अंडर द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। तो जैसे जैसे हम जा रहे हाई क्वालिटी क्रॉप की तरफ, जिसकी पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो फूड ग्रेन वाला कम हो रहा है। तो 1997 में कितना था हमारे पास, जिसमें हम अनाज पैदा करते थे, 853,000 हेक्टेयर। अब कितना रह गया वो, 735। तो करीब करीब 100 से भी ज़्यादा कम हो गया हुआ है। इतना 1000 हेक्टेयर से हम कम जा रहे हैं। तो जो ये लैंड इधर जा रही है, जो कमी हो रही है इसके अंदर, तो इसका मतलब या तो किसी और क्रॉप के लिए जा रही है, या तो कभी किसी और पर्पज़ के लिए भी जा रही है। जैसे कि छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी जा रही है ना। और आजकल थोड़ा टूरिज़्म का भी बढ़ रहा है क्रेज़। तो ये सारी चीज़ें कम होती जा रही है। अब है जी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो सरकार ने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम सीड के लिए क्या करेगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हिमाचल में 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है, तो जहाँ पे सीड बना जाता है। 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है, और 2 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है, 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, कितना क्या पे है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है जी प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए क्या कर रहे हैं हम, सरकार शेड्यूल ट्राइब एरिया फार्मर्स बैकवर्ड एरियाज़ के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है 50% पे। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स बाय ग्रेजुअली। तो जो केमिकल्स होते हैं उनसे ग्रेजुअली हट रहे हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेट्स एंड डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो केमिकल्स को कम यूज़ कर रहे हैं, और बायोलॉजिकल जो पेट्स कंट्रोल वाला सिस्टम है उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब देखो एक चीज़ और है हिमाचल में, वो है सॉइल टेस्टिंग। अब सॉइल टेस्टिंग के लिए क्या है, लैब है। अब जैसे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आपके सिलेबस में है 2011 का। अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट एक आरटीए की तरह ही है कि सरकार आपसे कमिटमेंट करती है कि हम आपको ये सर्विस देंगे। तो उस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर एक सर्विस कौन सी आती है, सॉइल टेस्टिंग वाली। तो जैसे अब हमारी सॉइल टेस्टिंग क्या हो गई, एक हमारा अधिकार बन गया। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को अपनी सॉइल टेस्टिंग करवानी है अपने खेत की सॉइल को लेके, जो इनकी लैब होगी वहाँ पे मैं छोड़ दूँगा, और एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेरे को उसकी रिपोर्ट मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, फर्स्ट एपिलेट में। अगर मैं वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो जाऊँगा मैं सेकंड एपिलेट में, और उधर से सेकंड एपिलेट क्या करेगा, उनके ऊपर एक्शन लेगा। और साथ में क्या, क्यों है ये इतना ज़्यादा इस पर हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है,
जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 2011 का, तो आज घर जाके भी देख लेना कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट होता क्या है। क्लियर है जवाब। तो उसके हिसाब से क्या है कि हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सॉयल टेस्टिंग लैब लगी हुई है, सिर्फ किसको छोड़कर, लाहौल स्पीति को छोड़कर। लाहौल स्पीति में नहीं है, बाकी सब जगह है। और क्योंकि लाहौल स्पीति के वाले एरिया में क्या होता है कि मोबाइल होते हैं ना, एक जो वैन होती है, तो वो वैन जाती है वहाँ पे सॉयल टेस्टिंग करके आ जाती है। तो इस तरह से तो क्वेश्चन बनता है कि अभी कहाँ पे नहीं है लैब, तो यहाँ पे नहीं है। और अगर वैसे देखा जाए एट प्रेजेंट 11 सॉयल टेस्टिंग लैब्स हैव बीन स्ट्रेंथन्ड, तो 11 सॉयल टेस्टिंग लैब है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और साथ में क्या है, 9 मोबाइल लैब्स भी है, जो मोबाइल लैब होती है जो वैन के अंदर चलती फिरती रहती है। और जिसमें से एक जो लैब है, जो मोबाइल लैब है, दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया के लिए एक अलग से लैब, जो मोबाइल लैब है, वो काम कर रही है। तो देखो ट्राइबल एरिया आपके सिलेबस में, तो ट्राइबल एरिया के लिए क्या एक्स्ट्रा सरकार कर रही है और क्या नहीं कर रही है, उसको भी देख लेना है यहाँ पे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था भी कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर को लेकर हम जा रहे हैं, इस तरफ से इकॉनमी बढ़ रही है, इस तरफ से क्या क्या क्यों, किसकी वजह से बढ़ रही है, तो सारे कुछ आ जाएगा इसके। अब देखो अगला, जैसे मैंने बताया था आपको, अब ऐसा ना हो कि हम कहीं इस चक्कर से कि कैश क्रॉप की खूब कमानी है, पैसा खूब कमाना है, उसकी तरफ से हम ऐसा ना हो जाए कहीं जो हमारी सॉइल है, इन्वायरमेंट है, उसको ही, उसकी डिग्रेडेशन हो जाए। तो इसलिए अब हमेशा क्या कंसेप्ट आता है साथ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल है, पानी है, एनवायरनमेंट है, वो जितना उसको हम हार्नेस करें अपने यूज़ के लिए कि अगली जो जनरेशन है वो भी उसको उसी लेवल पे यूज़ कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, प्राकृतिक जो खेती है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो सरकार उसके लिए भी काम करती है। तो प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो हिमाचल पहली स्टेट बनी है काम करने वाले। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होगा कि आप केमिकल के ऊपर एक भी रुपये नहीं खर्चोगे। तो आप क्या करोगे, नेचुरल तरीके से करोगे। जैसे खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जो है ना, केंचुआ खाद बनाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, केमिकल के ऊपर हमने जीरो बजट करना है, इसके ऊपर एक भी रुपये नहीं खर्चना। तो अब उस पर ना हम पैसा खर्चने वाले, ना ही उससे कोई इन्वायरमेंट हैम्पर होगा। और उधर से क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्शन होगी तो वो प्योर ऑर्गेनिक होगी। तो इसके लिए जो स्कीम है आपको पक्के वाली पता होनी चाहिए, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड टू एनकरेज द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट मतलब है कि जीरो करना है किसकी, जीरो करना है किस पे, खर्च करना केमिकल के ऊपर। सो टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो इस तरह से कम हो जाएंगे। और देखो सॉइल टेस्टिंग हो गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गई, और उधर हम कहाँ जा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास इतने तगड़े मेजर्स नहीं हैं कि खेती को बचा पाए। तो अब यहाँ पे क्या होती है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, कभी जब फसल बीज ली या फ्रूट्स हो गए, एक तो खतरा उसको खेत के ऊपर ही है। अब खेत में क्या होगा, बारिश हो जाएगी, तेज़ बर्फ़ पड़ जाएगी, और जो होते हैं वो ओला पड़ गया, है ना, कोई ऐसी बड़ी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती है। तो एक तो वहाँ पे दिक्कत है। तो अब हमारी जो सरकार है वो सिर्फ उसी टाइम हमें देती है इंश्योरेंस। तो अब क्या करेंगे लोग, अपनी जो फसलें हैं उसको इंश्योर करा के रखो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको उसका मुआवजा मिल जाएगा। बट अब धीरे धीरे हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट इंश्योरेंस, कि अगर हार्वेस्ट करने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो भी मिलनी चाहिए हमें कंपनसेशन। और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो स्टोरेज, और उसके बाद क्या ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स होती है वो पेरिशेबल होती है, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो वो थोड़े टाइम तक की रहती है, उसके बाद ख़राब हो जाएगी। अब पता चले कि जैसे एप्पल की प्रोडक्शन है वो तो होती मानसून के टाइम है, उधर से बारिश पड़ जाए, रोड टूट जाए, तो और स्टोर है नहीं है, तो वो वैसे या तो लोग रखते हैं सड़क में या तो गाड़ी के अंदर रख देते हैं। तो अब इस वजह से क्या होगा कि हमें अपना इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा, और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, जिसको लॉजिस्टिक पूरा बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में क्या देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। तो इसलिए एक किसान की, अब देखो उधर से क्या रखा है हमने, एक टारगेट रखा है 2022 तक जो किसान है उसकी जो इनकम है वो भी डबल करनी है।
तो उस सब के लिए अकेले लैंड का होना ज़रूरी नहीं है, फर्टाइल लैंड का होना ज़रूरी नहीं है, अच्छे सीड्स होना ज़रूरी नहीं है। उसका मतलब है कि जब आपकी लैंड के ऊपर क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम या उससे पहले कि उसको कितनी प्रोडक्शन मिल रही है, और चलो वो भी हो गया कि आपने हार्वेस्ट भी कर दी, उसके बाद पता चले कि मार्केट में तो वैल्यू नहीं है उसकी, जितना उसकी कॉस्ट पड़ रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वहाँ भी 4 दिन तक वो मार्केट में बिक नहीं रही है, और वो बाहर या तो बारिश में है या तो धूप में है। तो ये सब चीज़ें जब सुधरेगी तो ही किसान की इनकम बढ़ेगी। तो अब इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट हैज़ सेट द टारगेट टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर बाय 2022, और इसमें क्या है कि क्या आपको लगता है कि हिमाचल इस तरफ जा रहा है, या हिमाचल सरकार ने क्या इस तरह के स्टेप्स लिए हैं कि हम बोल सकते हैं कि हाँ 2022 तक किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जिसमें से एक इंश्योरेंस भी है। तो क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो जितनी भी ज़्यादातर इंश्योरेंस है वो सब की सब ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की है। तो बट ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन कम हो जाएगी। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये इसका ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये तो मानने वाली बात है कि इससे कम हो जाती है ना। बट साथ साथ में ये भी गवर्नमेंट आपको थोड़े कुछ बेनिफिट देती है। एक तो कम हो जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग से, देखो ना 2 चीज़ें यहाँ पे, देखो सच्चाई तो यही है कि कम हो जाती है, ये तो बात पक्की है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से कम होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कभी नहीं आता इंडिया में अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती। बट अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जाती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से एक तो आपकी जो खर्चे होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। देखो जो लोग जुड़े हो गए खेती से, खासकर एप्पल प्रोडक्शन से, अगर आप देखोगे ना तो जो दवाइयाँ ढलती है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो और ज़्यादा बढ़ गई है उसकी कॉस्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत है कंपनीज, वो गांव-गांव में जाके एग्जीबिशन लगा के लोगों को बता के, और जो दुकान वाले लोग होते हैं उनके साथ टाइप कर करके कि आप हमारा प्रोडक्ट बेचिए, तो उस तरह से और ज़्यादा बढ़ गई खर्च उसकी। तो एक तो कॉस्ट कटिंग वहाँ हो जाएगी, और दूसरा सरकार क्या बोलती है, अगर आप प्योर ऑर्गेनिक पैदा करते हो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, और उसकी मार्केट में क्या होगी, उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये माना जाता है कि एक तो आपकी कॉस्ट कटिंग पहले होगी जो आप बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हो, और दूसरा क्या हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो जिससे क्या होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो एक आपकी कॉस्ट वहाँ बच गई। अच्छा, उससे जो एक कॉस्ट किसकी बच रही है, आपकी ओवरऑल कॉस्ट, वो किस पे बच रही है, आपकी सॉइल की। तो सॉइल की हेल्थ है वो हेल्दी रहेगी, खुद की हेल्थ है वो हेल्दी रहेगी, ठीक है ना। और उसके बाद सरकार क्या करती है, बहुत सारे कुछ प्रोग्राम चलाती है, स्कीम चलाती है। इसके लिए सरकार है अलग से वो कहती है बजट, जिसको बोलते हैं ग्रीन बजट। तो ग्रीन बजट से क्या होगा, लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें सच में हो जाएगी ना, सच में इफेक्टिवली यूज़ होगी, तो जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है ना उतना हमें बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग भी ज़्यादा हो रही है और सॉइल की हेल्थ भी बच रही है, उधर से गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो ये इस पे बताया जाता है, इसलिए इसको जीरो बजट फार्मिंग ही बोलते हैं इसको कई बार, है ना। बट ये पॉसिबल नहीं है। अब जिस इंसान के पास ऊपर से प्रॉब्लम क्या है, हिमाचल स्टेट जैसी, वहाँ पे जो फार्मर, जैसे हमने अभी देखा, वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम में नहीं है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर की तादाद ज़्यादा है ना। तो अब वो क्या ही करेगा, इतनी सी लैंड के ऊपर क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा ना। तो ठीक है कर सकता है, बट इतनी शायद इफेक्टिव नहीं है। ये बोलने में थोड़ी अच्छी लगती है, पढ़ने में ठीक लगती है। अब है जी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो अब इंश्योरेंस स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में चली थी। तो ये फसल बीमा योजना मेज़ और पैडी के लिए है, और उसके बाद उसमें खरीफ क्रॉप हो गई और बीट बाले, तो दोनों के लिए है। तो राबी के लिए भी और खरीफ के लिए भी है ना। खरीफ क्रॉप 2020 ऑनवर्ड स्कीम इज़ नाउ ऑप्शनल फॉर। अच्छा, इससे पहले क्या था, इसमें खास बात थी कि ये स्कीम जो तो लोन, जिन्होंने लोन ले रखे थे उनको तो कंपलसरी कर दी थी, उनको लेनी ही पड़ेगी। जो लोन वाले किसान हैं उनको तो कंपलसरी कर दी थी, बट अब क्या कर दी, दोनों के लिए ऑप्शन कर दी। तो नया इसके अंदर ये है कि अब क्या, ये ऑप्शनल है। अब सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तो अब ये जो सीड सर्टिफिकेशन है ना, ये आपके सिलेबस में है पेपर 3 में, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस
3 का पार्ट है। तो अब सीड सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि अब जैसे मान लो मैं आलू बेचता हूँ या कोई और बेचता हूँ कुछ सामान, तो अब नॉर्मली क्या होता है ना कि हम अपने ऐसे बीज लगा लेते हैं उसको, तो उसको सीड के तौर पर यूज़ करते हैं। बट असल में होना क्या चाहिए कि जो सर्टिफाइड सीड है ना उसको यूज़ करना चाहिए। तो अब किसान क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी सीड को पैदा कर सकते हैं, उसके बाद सरकार से उसके ऊपर सर्टिफाई करवाते हैं उससे, ताकि वो ऑफिशियली किसी को भी बेच सकता है सीड के तौर पर। तो यही प्रोग्राम है यहाँ पे सीड सर्टिफिकेशन। तो इससे क्या होगा, असली सीड, सही तरह के सीड मिलेंगे और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। उसके बाद है जी अगला एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगला एग्रीकल्चर मार्केटिंग 2005 का जो एक्ट है, तो अब ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जो ये फार्म लॉ है ना, इसमें चेंज लाने वाले बेसिकली, इसी में चेंज लाने वाला है, इसी को लेकर पूरा उड़दंग मचा हुआ है। तो अब ये क्या है, फार्म लॉ में क्या बोलता है कि अब इस एक्ट के अंदर 2005 का जो एक्ट होता है, इसमें क्या है मुद्दा, तो ऐसे जो फार्म लॉज है ना वो सभी इंडिया में लागू होना चाहिए। जैसे बिहार बुहार में वो लागू नहीं है, वैसे स्टेट सब्जेक्ट आता है। तो अब उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नोटिफाइड मार्केट एरिया डिक्लेयर कर देंगे। ये नोटिफाइड मार्केट एरिया हो गया जी, नोटिफाइड मार्केट एरिया हो गया। उसके बाद क्या बनेगी, मार्केट कमेटी बनेगी, और ये मार्केट कमेटी क्या बनाएगी, आगे जाके मंडीज बनेगी। और उन मंडीज में क्या होगा, ये जो कमेटी होगी ये लाइसेंस देगी, और जो लाइसेंस देगी वो क्या बनेगा, जिसको बोलते हैं हम आड़ती, ये आड़ती बन जाएगी। ठीक है जी। अब ये आड़ती क्या करेगी, वहाँ पे खरीदेंगे, जो बिचौले हो गए, किसान और इधर बेचने वाला, उधर खरीदने वाला, और जो बीच में डील करने वाला वो आड़ती है, उसके पास क्या है, लाइसेंस है। अब वो क्या करेगा, इन कमिटीज़ को, इन मंडियों को, इन नोटिफाइड एरिया को चलाने के लिए क्या देगा, वो फी दे देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस एरिया में वही काम कर पाएंगे, वही खरीदारी कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं विदाउट लाइसेंस या चंडीगढ़ की मंडी में या किसी और जगह की मंडी में जाकर मैं बैठ जाऊँ कि मैं अभी हूँ बीच में, ऐसा नहीं है। तो ये सिस्टम इस तरह से सभी मंडियों में आप समझ लीजिए कुछ ऐसा ही है। अब गवर्नमेंट क्या करी यहाँ पे, अब देखो, अब साथ में क्या है कि यहाँ पे एक MSP भी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है सरकार का, बट ये है बाकियों के लिए, पर हिमाचल के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। क्यों, क्योंकि हम लोग जो वेजिटेबल्स एंड वो बेचते हैं, खासकर एप्पल का यहाँ पे काम ज़्यादा, तो उसमें MSP का कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे हम आगे पड़ेंगे, 8 रुपये किलो बोला उन्होंने कि भाई इतना रुपये किलो सेब होगा, तो 8 रुपये किलो तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए कहाँ लेके आते हैं, अपनी मंडियों में लेके आते हैं, तो सरकार को बेचने का कोई मतलब नहीं है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि साथ साथ में क्या करने वाले हैं कि इन्हीं में क्या बिठाएंगे, जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट जो बिजनेसमैन होते हैं, अब अंबानी अदानी की भी लगेगी यहीं पे ही। अभी वो होता है कि मंडियाँ भी रहेगी साथ में, और जो बिजनेसमैन है वो भी रह गए। अब होगा क्या, मंडियों में क्या होगा, आपको फ़ी देनी पड़ेगी आड़तियों को, उनको उसमें एग्जम्पशन दे दी। और आड़तियों के साथ अगर डिस्प्यूट हो जाए, वो कोर्ट में चला जाएगा। अगर उनके साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए तो मैजिस्ट्रेट के पास चलेगा। मैजिस्ट्रेट क्या है, जो STM होता है, वो सरकार ही अपने आप में, है ना। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी छोड़ दो। तो अब इस तरह से अगर हिमाचल की देखेंगे बात, तो उसमें क्या है, 10 नोटिफाइड मार्केटिंग एरियाज़ है, और मार्केट कॉम्प्लेक्स 16 बना है जो मॉडर्न लेवल पे बना है, और 10 मार्केट कमेटीज़ है, और जो कि बतेरी सारी 58 मार्केट जो मंडियाँ हैं वो चलती है। तो ये किस पे काम करती है, मार्केटिंग को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जहाँ पे पहुँचता है। तो ये भी थोड़ा देखना आपने। अब उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे, वो है टी डेवलपमेंट। अब जो टी का ऐसा है, नोटिफाइड मार्केट एरिया, नोटिफाइड हो गया ना, एरिया बांट लिया ना कि ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, तो उसको नोटिफाई कर दिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट नहीं बांटते हम कि ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो ऐसे इसको नोटिफाई कर दिया बस, है ना। तो उस नोटिफाइड एरिया के अंदर क्या होगी, बहुत सारी मंडियाँ होगी। जैसे मान लो शिमला वाला एरिया अलग से होगी, उसकी कुछ मंडियाँ होगी, कांगड़ा वाली कुछ और मंडियाँ होगी, तो ऐसी इसको नोटिफाई एरिया कर दिया। तो अच्छा, अब अगला क्या है, टी। अब जो टी की एक ऐसी कंडीशन है कि टी का, जैसे किसी अभी अपना कोई स्टूडेंट है तो उससे पूछा था, टी की जो प्लांटेशन है,
टी इतना ग्रो क्यों नहीं कर पाया? देखो अंग्रेजों ने पहले इवन एप्पल को तो उनको थोड़ा बाद में फ्लरिश हुआ। पहले तो उन्होंने टी को यहाँ पे लगाना स्टार्ट किया था, जो इधर वाली कांगड़ा वाली जो छोटी छोटी हिल्स है। तो अब जो टी क्यों नहीं वहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश हुआ? तो टी की जो रफ्तार है ना, हिमाचल में कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाई, ठीक ठाक सी है। तो उसके लिए बड़े सारे कॉजेज हो सकते हैं। एक हिस्टोरिकल कॉज है कि अर्थक्वेक आ गया, तो जो मेन मोटिवेटर थे वो चले गए वहाँ से, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जो दार्जिलिंग वाले, उनको बढ़िया एरिया मिल गया, है ना। और ऊपर से यहाँ थोड़ी लैंड होल्डिंग कम थी, और फिर वहाँ पे लेबर कम थी इस तरह के काम करने के लिए, क्योंकि सारा हाथ से काम करने वाला था। और बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे फिर वही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लोग मुड़ गए, और साथ साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग गई, टूरिज्म बढ़ गया। तो ऐसी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया। तो अब टी का एरिया कितना है, 2314.71 हेक्टेयर है, और प्रोडक्शन कितनी है, 10.02 लाख बैग्स इतना करती है। और साथ में खास बात यह है कि यहाँ की जो कांगड़ा टी है उसको GI टैग मिल रखा है ना। तो ये टी का इतना है। उसके बाद है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब इस सब के चलते हुए अब हमें ध्यान देना पड़ेगा किसके ऊपर, कि अब हमें सॉयल की कंजर्वेशन भी करनी है और पानी भी चाहिए अपने को। और सिंचाई, इरिगेशन सबसे बढ़िया ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 80% जो लैंड है वो रेन फेड डिपेंडेंसी है, तो उसको जितना कम करेगा ना, उतना एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब उसकी तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, छोटे छोटे इरिगेशन प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, और पॉली हाउस, ये बड़ा कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सारी एक बाद एक सरकार कर रही है काम। तो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो 2 सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। तो एक है सॉयल कंजर्वेशन वर्क और वाटर कंजर्वेशन वर्क, तो उस पर ऊपर काम करिए है मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना। लो जी, तो अब ये जो पॉली हाउस योजना है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, जो पूछे भी गया क्वेश्चन, वो है इसमें सब्सिडी कितनी है। तो 85% सब्सिडी देती है। जो पॉली हाउस होती है, जो लोग उस पॉली हाउस में सब्जियां उगा सकते हैं, मशरूम उगा सकते हैं और फ्लावर उगा सकते हैं, है ना। और पॉली हाउस में क्या होता है, एक उस तरह का जो होता है ना, जैसे ग्रीन जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होगा कि एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसके ऊपर, है ना। तो पॉली हाउस में क्या है कि जो सनरेज आएगी और वो अंदर तो आ जाएगी, इजीली बाहर नहीं जाएगी। तो उस तरह से एक होता है ना, वहाँ का क्लाइमेट है वो आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे मेंटेन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है, जो ये नूतन योजना के अंदर क्या है, तो योजना कवरिंग एन एरिया ऑफ 100 हेक्टेयर इन द स्टेट, और 5000 पॉली हाउस लगाना है। और इसमें क्या है, 85% सब्सिडी मिलती है। तो लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, सब्सिडी लेते हैं, 2-4 साल के बाद उनसे होता नहीं काम, तो वो छोड़ देते हैं उसको। तो ये थोड़ा इतना कागजों में थोड़ा ज़्यादा चलता है, और वैसा नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नेशनल लेवल पर है, तो उसके ऊपर वैसे भी इंडिविजुअली बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है क्या है। ये नेशनल लेवल पर भी है, हिमाचल लेवल पर है, क्योंकि तो अब देखो इसमें क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर ये लिखा है ना, RAFTAR, इसकी फुल फॉर्म होती है रिन्यूमरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुविनेशन। रेजुविनेट करना होता है, दोबारा उसको उसी अवस्था में लेके जाना। तो रिन्यूमरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर क्या है, 2007 में लॉन्च की थी अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम क्या है कि जितनी भी एग्रीकल्चर की स्कीम है सारी इसके अंदर सब्ज्यूम हो जाती है, सबकी सब इसके अंदर सब्ज्यूम हो जाती है। तो अब देखो इसके जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको सारे याद रहने चाहिए। अब ये कीवर्ड्स आपको इसलिए भी याद रहने चाहिए, अगर इसमें भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए तो भी यही आंसर होगा। अगर हमें अपनी सॉइल की हेल्थ बढ़ानी होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ानी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। तो ये तो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मुद्दे। आप इन कीवर्ड्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या देखो इसके अंदर, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इस पे दी गई है। तो हमारी कंट्री में, इंडिया में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बहुत फसल लग जाती है। अब
जिस साल ज़्यादा फसल लगती है उस साल ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोस्ट हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है। रोड अच्छी नहीं है, गोडाउन अच्छे नहीं है, स्टोर अच्छे नहीं है, तो इस पे फोकस करता है। ठीक है ना। अगर देखो, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि 2022 तक हमने किसानों की इनकम को डबल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही पॉइंट लिख लो आप, है ना, क्या करना पड़ेगा। और कि अगर वैसे पूछ लो नॉर्मली अपनी स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कीवर्ड सेम रहते हैं। तो देखो मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ कीवर्ड्स के ऊपर। तो कीवर्ड्स और आंसर की इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है। एक होती है इन्फॉर्मेशन, हो तो चलो उसमें पर्टिकुलर यूज़ होती है। अब कीवर्ड ऐसा होता है ना, ये हर कहीं यूज़ हो जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे इनकम बढ़ानी, डबल करनी, तो उसमें भी यही काम आएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू स्टेट इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर स्कीम्स। तो जितनी भी स्कीम्स होती है एग्रीकल्चर की, एलाइड सेक्टर की, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको थोड़ा अपने हिसाब से उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। इसकी बात करी है। प्रमोट वैल्यू एडिशन, वैल्यू चेन एडिशन लिंक्ड प्रोग्राम मॉडल। अब वैल्यू चेन एडिशन, अब जितनी किसी चीज़ के ऊपर वैल्यू ऐड होके जाएगा उतना बढ़िया मिलेगा। अब वैल्यू चेन एडिशन क्या होगी, जैसे मान लो एप्पल है, अगर आप एप्पल ऐसे थैली में लेके जाओगे वहाँ पे बेचने वाले के पास, तो कम पैसा देगा। अगर आप अच्छा कार्टन यूज़ करोगे तो अच्छा पैसा देगा। अगर उस एप्पल का कुछ और चीज़ बना के दोगे तो और बढ़िया पैसा मिलेगा। जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क का पनीर बना के दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि नज़दीकी पे जो ये वैल्यू एडिशन की चेन की जो है सप्लाई, वो ईजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे इनकम बढ़ेगी लोगों की। उसके बाद है मिटिगेट रिस्क ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर के ऊपर जो भी रिस्क आते हैं, तो किसी भी फार्मिंग को लेकर उसको भी मिटिगेट करने के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। उसके बाद है जी, टू अटेंड नेशनल प्रायोरिटी थ्रू सेवरल सब स्कीम्स। तो छोटी छोटी स्कीम और देनी चाहिए। उसके बाद टू एम्पावर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट से। हिमाचल इसमें काफ़ी ग्रो कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर सेब वाले क्षेत्र में कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इनकम ज़्यादा है। तो अब ये स्किल डेवलपमेंट और मिलेगी। इनोवेशन क्या होगा, लोग अपने अपने तरीके लगा रहे हैं, है ना। अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं कि इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो वो सारा क्या है, इनोवेशन वाला काम है। तो ये सारे आप चीज़ें कहीं भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मर इनकम, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। अब एग्रीकल्चर को थोड़ा और आगे लेके जाना और साथ में उसमें क्या ऐड ऑन करनी है, टेक्नोलॉजी। तो नाम से पता लग रहा है इसकी। तो टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन का यहाँ पे रोल है। तो इसके लिए अलग सरकार ने प्रोग्राम चलाया है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही लगा दो टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन वाला प्रोग्राम, उसके बाद सीड के ऊपर लगा लो, और उसके बाद एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के, मतलब उसको और अच्छे बेहतर तरीके से मशीनरी वगैरह यूज़ करके उसको और ज़्यादा बढ़िया बनाया जा सकता है। उसके बाद है जी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखो दो स्कीम है ये। एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने कल ही पढ़ा था। एक्ट में क्या है, जिसमें सरकार अनाज देती है, वीट, राइस, इस वगैरह देती है। और जो फूड सिक्योरिटी मिशन है वो भी नेशनल लेवल पर है। तो फूड सिक्योरिटी मिशन के ऊपर क्या, 3 क्रॉप को बढ़ाना है, वीट, राइस एंड पल्सेस। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, वीट भी कई बार ये कम बढ़ जाता है और पल्सेस की तो बहुत कमी पड़ती है इंडिया में। भले ही इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बट सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी इंडिया ही है। तो इसलिए सरकार ने क्या कर रहा है, एक मिशन अलग से चलाया था कि वह 12th 5-year प्लान के करीब चलाया था, कि ताकि 12th 5-year प्लान 2007 से लेकर 12 तक था। तो उसमें क्या करना था, हमने इन क्रॉप को बढ़ाना था, है ना। तो फिर आगे फिर और एक्सटेंड कर दिया इसको। तो इसमें क्या है कि तो कभी कन्फ्यूज़न ये आती है कि एक क्वेश्चन होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या है, लोगों को खाना देना, उनको अनाज देना। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके अंदर क्या है कि जो हमारी लैंड है उसमें कुछ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसकी एक लिमिट रखी हुई थी। तो उसमें 3 क्रॉप्स आते। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि इस मिशन के अंदर कितनी क्रॉप्स है।
तो राइस, बीट एंड पल्सेस इसके अंदर 3 क्रॉप्स है। अब उसके बाद बहुत सारी स्कीम है सरकार की जो और भी है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसमें क्या है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, हर खेत को पानी, एंड टू एंड इरिगेशन सॉल्यूशन आर द की फोकस ऑफ दिस स्कीम। हर खेत को पानी, जैसे इसमें ऐसा समझ लो कि छोटी छोटी नहर टाइप बना दी। और इसमें क्या है, टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, एक्सपेंड कल्टिवेबल एरियाज एंड assured irrigations, improve on farm water use efficiency, reduce wastage of water, है ना। तो ये इस तरह में इसमें क्या कर दिया, हर खेत को पानी उसी पे फिजिकल लेवल पे कर दिया, छोटी छोटी नहर बना दी, कूल बना दी, उस तरह से वहाँ पे पानी लेके गया। अब उसके बाद है एफिशिएंट इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन स्कीम। एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, बट इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जा रही है। एफिशिएंट इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन, इसमें क्या है, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसको अपने खेत के अंदर ड्रिप और स्प्रिंकल समझते हैं ना। ड्रिप में क्या होता है, नीचे नीचे से छोटी छोटी पाइप बिछाई जाती है, और ये इजराइल से कंसेप्ट आया था, इसने सिखाया था सबको दुनिया में ये, क्योंकि इजराइल जब बना था उसके पास बड़ी बैरन लैंड दी गई थी। तो उसने क्या किया था, वहाँ पे उस बैरन लैंड के ऊपर ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट कर दिया, कि जैसे हमारे शरीर में होती है ना, जैसे नसें होती है जो खून लेके जाती है, तो उन्होंने क्या किया, पूरी लैंड को ऐसे से छोटी छोटी पाइप डाल दी उसके अंदर, और जिसमें से पानी को छोड़ते थे वो, और थोड़ा थोड़ा उसमें चला जाता था जो परत होती है ज़मीन की, और साथ में स्प्रिंकल, जिसमें फुहारा टाइप बोलते हैं हम जिसको। तो वो टेक्नोलॉजी इजराइल से आई थी और बाद में बड़ी फेमस रही है वो। तो अब इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, अलग से प्रोग्राम चला रखा है, और जिसमें सरकार कितनी देती है, सब्सिडी 80%। तो 80% सब्सिडाइज है ये। तो इसको भी आप रखना याद, ये भी क्वेश्चन प्री के लिए बनता है कि कितने % सब्सिडी पे है। नेक्स्ट है उत्तम चारा उत्पादन योजना, ये स्कीम बड़े लंबे टाइम से ली हुई है। तो जो होता है ना, वो कटर होते हैं इस तरह के, जो घास काटने वाले कटर होते हैं, जिसमें घास काट के लाते हैं, अपने देखो ना वो भैंस के लिए, गाय के लिए काटते रहते हैं उसमें। तो इसमें सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है SC ST और BPL को। उसके बाद है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। और ये जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार भी पूछते, जैसे एक साल देखो मैं आपको बताऊँ, ये इतनी एक साल ये क्वेश्चन मेरे 3 बार इकट्ठे आया। प्री में भी पूछा क्वेश्चन ये, मेन से भी पूछा क्वेश्चन ये, और मेरे से एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा। तो कई बार ऐसा कुछ बन जाता है। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, तो इसमें क्या है, इसका मकसद, इसमें भी सरकार सब्सिडी देती है। अब इसका जो मेन मकसद है कि जो खेत होता है ना, उसमें आता है जो जानवर आते हैं, कहीं बंदर आ गया, कहीं पे वो जो नीलगाय आ गई, तो वो क्या करता है, जो ये जंगली जानवर होते हैं वो उस फसल को डिस्ट्रॉय करता है। तो अब डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कर दिया, एक फेंसिंग लगा दी बाहर से, उसमें एक तार लगा दी, फेंसिंग लगा दी, और उस फेंसिंग में क्या करते, थोड़ा सा करंट छोड़ दिया। अब करंट ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उस करंट के लिए क्या कर दिया, सोलर लाइट, सोलर एनर्जी का सोलर वाला एक पैनल लगाया वहाँ पे, और उस सोलर पैनल से क्या कर दिया, उस जो फेंसिंग थी उसको जोड़ दिया वहाँ से। अब इससे क्या होगा, जो भी जंगली जानवर आएगा वो मरेंगे नहीं, वो थोड़ा सा शॉक सा लगेगा और वो भाग जाएंगे, और वो अंदर एंटर नहीं करेंगे, और अगर उनको थोड़ा शॉक लगेगा, झटका लगेगा, तो वो दोबारा नहीं उसमें आएंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ना तो वो जानवर मरे और ना तो किसान की फसल खराब हो जाए। तो उसके लिए क्या कर दी, फेंसिंग कर दी, और अब इस तरह की कर दी कि ना तो उसमें बिजली खर्च हो, और उसके लिए क्या कर दिया, सोलर एनर्जी लगा दी। तो इस तरह से ये काम कर दे। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, 3 बार आया था ये, और ये लंबे टाइम स्कीम चलती आ रही है। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, तो जो वाइल्ड एनिमल एंड स्टे एनिमल है उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे फेंसिंग की जाएगी, और हेल्प किसके लिए जाएगी, सोलर एनर्जी की, और 80% इसमें गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। नेक्स्ट है जी मुख्यमंत्री किसान एवं खेतियार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। अब जो खेतों में जो काम करते हैं लोग, मजदूरी भी करते हैं लोग, या अपने खेत में काम करते हैं, तो आज की डेट में सरकार क्या बोलती है कि बहुत सारी मशीनों का यूज़ होता है आजकल, है ना। जैसे घास के काटने के लिए कटर होता है, ऐसी बड़ी सारी मतलब मैकेनाइजेशन ज़्यादा होने लगी है। अब उसमें क्या होता है कि खतरा रहता है कि कहीं किसी के हाथ पाँव ना कट जाए या खुद मरी नहीं जाए, तो उस तरह से एक इंश्योरेंस स्कीम है ये। तो इंजरी एंड डेथ में
और ऑपरेशन ऑफ फार्म मशीनरी, जो लोग फार्म मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उस ऑपरेशन में उनकी डेथ हो जाए या कोई इंजरी हो जाए तो डेथ में 3 लाख की मिल जाती है बेनिफिट, और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए उसको 1 लाख है, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है वो उसको देख देख के उसका जो केस होगा उसमें 10 लाख से लेकर 40 लाख तक उसको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है लिफ्ट इरिगेशन एंड बोरवेल स्कीम। तो अब देखोगे ना लिफ्ट इरिगेशन, आजकल सरकार बहुत ही लगाती है लिफ्ट इरिगेशन। अब जैसे होता क्या है, नदी जा रही है, अब नदी होती है उसके ऊपर गांव थोड़े ऊपर बसे होते हैं और खेत थोड़े ऊपर होता है, तो अब क्या करेंगे इरिगेशन के लिए वहाँ से लिफ्ट लगा दी, पंप लगा दिया, नदी का जो पानी हो ऊपर को उठा दिया और वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और बोरवेल वाला कंसेप्ट लगा दिया। तो लो मीडियम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम और शैलो वैली, शैलो बोर वेल्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स तो ऐसे बनते रहते हैं। तो सरकार की स्कीम आई है, तो बहुत सारे जहाँ जहाँ नदियों, खासकर हिमाचली नदियाँ काफ़ी है, तो उसमें से पानी को लिफ्ट करने का ये काम किया जाता है। फिर है सौर सिंचाई योजना। अब जहाँ पे बिजली की स्कैसिटी है, एक्सेसिबिलिटी कम है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहीं सोलर एनर्जी, पहले सोलर एनर्जी लगाएंगे और उस सोलर एनर्जी से क्या करेंगे, पानी को पंप करेंगे। तो ये भी एक सस्टेनेबल तरीका भी है, ये एनर्जी की भी जो प्रिजर्वेशन हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये सरकार 100% यहाँ पे सरकार सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड स्मॉल वाटर सेविंग स्कीम। अगर 2-4 लोग इकट्ठे ही अपना एक कॉमन इस तरह का प्लांट लगाते हैं तो उसको 100% की गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कृषि कोष। तो कृषि कोष में क्या करती है सरकार, एक बना रखा है कोष जिसमें सरकार को कहीं पैसा खर्च करना होगा, ग्रेडिंग पैकिंग लगानी होगी, मशीन, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, तो उसके लिए है। तो मेंस में लिखने के लिए बहुत है, पर प्री के लिए इसमें से कुछ खास नहीं है इस कृषि कोष में से। मेंस में आप लिख सकते हैं कि सरकार का एक इनिशिएटिव है। उसके बाद है कृषि से संपन्नता योजना। तो कृषि से संपन्नता योजना क्या है, अब यहाँ पे न्यू वैरायटी ऑफ हींग, ये कुछ हींग होती है ना, कोई हर्बल टाइप है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी। अब आपके सिलेबस में क्या है लिखा हुआ, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्बल्स करके लिखा हुआ है मेंस में। तो वहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपको डाल सकते हैं उसको कृषि से संपन्नता योजना। और अब यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से पालमपुर में जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके लाहौल स्पीति में और चंबा और किन्नौर में, तो जो देखो ट्राइबल वाले एरिया में डाल सकते हो आप, वहाँ के लिए भी आपको बेनिफिट हो गया इसके, क्योंकि ट्राइबल वाला भी सिलेबस में है। बायोटेक्नोलॉजी में भी लिख सकते हो आप इसको, यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी आ सकता है आपके लिए ये। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी आ सकता है यही सेम पॉइंट। और मेडिसिनल एंड प्लांट्स एंड हर्ब्स उसमें भी डाल सकते हो। देखो 4-5 एरिया के लिए आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा। और साथ साथ क्या है कि हिमाचल में जो सफरन है, केसर जिसको बोलते हैं, वैसे इंडिया में तो कश्मीर में ही है सिर्फ, और हिमाचल में कहाँ पे ये सिर्फ किन्नौर में है। तो अब क्या करें, धीरे धीरे जगह को आइडेंटिफाई करें कि और भी कहीं पे ये हो सकता है। तो ये कृषि से संपूर्ण योजना है। तो किसके लिए है ये, तो मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स एंड ये सैफरन के लिए है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी, ट्राइबल पॉपुलेशन और मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, और सिंचाई, उसका नाम क्या है स्कीम का नाम, कृषि से संपूर्ण योजना। और नेक्स्ट है कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, एंटी हेल नेट। तो हेलिंग होती है, जो आते हैं ओले पड़ता है, तो उसके लिए एंटी हेल गन जो लगते हैं, नेट्स लगता है। तो इसके भी क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा हुआ है, जो एंटी हेल नेट्स लगता है ना, तो उसमें सरकार कितनी सब्सिडी देती है। अगर आपने देखोगा वो लगाया उधर, खासकर सेब के पेड़ को ऊपर से लगाई होती है, नेट लगाई होती है, जाली लगाई होती है, तो उसमें सरकार 80% देती है। तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होती है, प्री में कई बार पॉली हाउस में है 85% सब्सिडी, तो दोनों इकट्ठे लिख लो। पॉली हाउस में 80%, 85% है, और जो एंटी हेल नेट है उसमें 80% है। तो एक जगह लिखोगे आप तो रिवाइज करते हुए आसानी रहेगी आपको। उसके बाद है जी किसान निधि योजना, सम्मान निधि योजना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। फार्मर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड, तो लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, तो हिमाचल के हिसाब से क्या आ गया, वो कौन से किसान आ गए हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स।
तो जो हिमाचल में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है वो बेनिफिट ले सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना का। तो किसान सम्मान निधि योजना के अंदर क्या होगा, साल में उनके अकाउंट में 6,000 रुपये डल जाएंगे। बट होने कौन होने चाहिए हो, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, तो अपने आप ही कौन बन गया वो, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। अब नेक्स्ट है जी नेशनल बैम्बू मिशन। तो ये भी नेशनल लेवल पर है, बट हिमाचल में बैम्बू का एक छोटी पार्ट होती है, जिसकी अगर आपने देखा होगा टोकरियाँ बनती है हिमाचल में, किल्टे बनते हैं हिमाचल में, किल्टियाँ टोकरियाँ, है ना, तो वो बैम्बू का एक टाइप पार्ट है। तो इसमें क्या है, देखो ना, एक चीज़ आपके सिलेबस में ना, वो भी आप लिख सकते हो उसमें, वो है यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल विजडम इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल विजडम। अब इसमें क्वेश्चन आने का बहुत स्कोप है कि अब हम अपनी जो पुरानी बुद्धि हमने लगाई थी, उससे हमने कुछ सीखा था, उसको आज की डेट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल विजडम, अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में घराट होते थे, घराट, और घराट से चलती थी चक्की, उसमें अनाज का बनाते थे आटा। तो वो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है और साथ में सस्टेनेबल भी है। उसमें ना हम पानी को ज़्यादा वो कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और ना ही कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है। और इवन से जो आटा भी मिल रहा है आजकल, देखना लोग इस तरफ जाने लगे हुए हैं। कोई लोग बोलते कि मैं तो उससे घराट का आटा चाहिए, घराट बोलते थे उसको। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज के पार्ट है। और हिमाचल में देखोगे आप, सीढ़ीदार जो खेत बनते हैं वो भी ट्रेडिशनल नॉलेज के एक पार्ट है ना। और इवन ट्राइबल एरिया में, वैसे नॉर्मली कहीं भी जो लोकल शराब बनती है वो भी एक ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट है ना। ट्राइबल एरिया में तो उसको एक्साइज के से भी फ्री रखा हुआ है ना, उसको इलीगल नहीं बताया गया है ना, ये भी ट्रेडिशनल नॉलेज के एक पार्ट है। और भी बहुत सारी, जैसे आयुर्वेदा सिद्धा वाला जो कंसेप्ट है वो भी एक ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट है। अब उसी तरह से क्या है कि जो ये बैम्बू वाला जो काम है, उसमें से जो हैंडीक्राफ्ट है, जो एक किल्टी वगैरह जो बनती होती थी, बास्केट वगैरह बनती थी, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो यहाँ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल विजडम, यूज़ ऑफ विजडम ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, क्लियर है बात। तो इस तरह से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन बन रही है, जो चेंजेस आते जा रहे हैं, उसमें शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ना। और आप देख लो, लोगों को ना शायद इधर जाना अच्छा लग रहा है। अब देखो, जैसे आजकल आप देखोगे हिमाचल में लोग टूरिस्ट जो लोग जा रहे हैं, तो क्या प्रेफर करते थे वो लोग, वो अब ऐसा नहीं चाहते कि बहुत बड़ा 5 स्टार होटल हो, ऐसे बड़ी आशीषें लगी हो उसमें, बिल्कुल वहाँ का अच्छी अच्छी लाइट्स लगी होगी, है ना, और बाहर स्विमिंग पूल होगा। ऐसा लोगों का थोड़ा कंसेप्ट चेंज होता रहा है। अब क्या जा रहे लोग, होम स्टे की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक्सप्लोर क्या होती है चीज़ें, जो जिससे कमी पड़ गई है ना, जो आपके पास भरमार पड़ी हुई है, उसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इंसान किस चीज़ को ढूंढता है, जो चीज़ दिखती नहीं है, जो चीज़ मिलती नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो तरीके थे, वो आगे आने वाले टाइम में एक ज़रिया बन जाएगा इनकम जनरेशन का भी, है ना। लोग उसको देखने के लिए लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग तो योगा की तरफ, योगा से अट्रैक्ट होते हैं इंडिया में। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, है ना। बहुत सारे लोगों के लिए तो हिंदुस्तान यही है। तो और अब देख लो कितना ट्रेडिशनल है वो, कितना पुराना है वो, 5,000 साल पुराना है ना। जब कभी वेदांत थे क्या, ऋषि मुनियों ने लिखा गया था, तो उतना ट्रेडिशनल चीज़ आज की डेट से उसको लोग जानना, समझना, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी निकलते होते हैं। तो वो भी एक ट्रेडिशनल विजडम का ही तरीका था, ट्रेडिशनल नॉलेज ही है वो, है ना। तो ऐसी चीज़ें क्या है, स्टेट के पास बतेरी सारी चीज़ें। तो अब जब जैसे आप गिरिराज वगैरह पढ़ते हो न्यूज़पेपर, उसमें देखा करो ये चीज़ें। शर्त यही है कि आपको सिलेबस बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे आप ये जो बैम्बू मिशन वाला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें स्टेक होल्डर कौन है, फॉरेस्ट हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टेट एग्रीकल्चर, सब है यहाँ पे। अब अगला जो मेजर जो टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर।
तो देखो एग्रीकल्चर को तो क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह तो सेम रहती है और कुछ स्कीम वगैरह अलग से है। तो इसके जो फिगर है ना, एक इनका मेंस में बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा है वो है एप्पल के ऊपर। एप्पल का कितना परसेंट एरिया है, एप्पल कितना, देखो टोटल एरिया का एप्पल के पास कितना परसेंट एरिया है, तो आप देख लो लिखा है 49% ऑफ द टोटल एरिया, 49% टोटल फ्रूट का, ऐसा टोटल लैंड का नहीं, टोटल फ्रूट का। अगर 100% एरिया है जिसको हम फ्रूट मान लिया, जहाँ पे फ्रूट उगता है, उसमें से 45% जो एरिया है वो किसने कवर किया आज की डेट से, एप्पल ने कवर कर रखा है। और अगर हम सारे फ्रूट्स देखते हैं, उन फ्रूट्स को अगर अलग किया जाए तो उसमें से 85% क्या निकलेंगे, एप्पल निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन प्री में थोड़ा नहीं कम पूछा हुआ है, मेन से ज़्यादा पूछा हुआ है कि एप्पल का क्या रोल है जी। तो अब बाकी ऊपर से देखना आप यहाँ पे। तो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल फ्रूट इन हिमाचल प्रदेश। तो हमारे लिए क्या वरदान है यहाँ पे, एक तो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, और सॉइल फर्टाइल है, डीप है और डीप ड्रेन सॉइल्ड, फेवर द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट एंड सब टेम्परेट फ्रूट्स इन हिमाचल प्रदेश। देखो ना, ये कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे, नॉर्मल लिखोगे, तो हर चीज़ को जस्टिफाई करना है कि यस कौन सा फ्रूट है, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे साथ साथ किस तरफ जा रहे हैं हम, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर। तो एंसिलरी में क्या आएगा, वेज, बी कीपिंग और फ्लावर्स और मशरूम, ये भी अच्छी पैदावार हो रही है इसमें। अब देखो, अब इसमें अगला क्या है, द एरिया अंडर, ये भी याद रखना है आपने, ये कई मेल्स में ऐसे में लिखने के काम आ सकता है का, द एरिया अंडर फ्रूट विच वॉज 792 हेक्टेयर, 792 हेक्टेयर था 1950 और 51 में, आज बढ़कर कितना हो चुका है, 2,33,300 हेक्टेयर। तो 792 हेक्टेयर से लेकर 2,33,300 हेक्टेयर बढ़ गया। तो कितने टाइम बढ़ गया है, अगर देखोगे आप प्रोडक्शन, तो उस टाइम सिर्फ 1200 टन थी और आज कितनी हो गई है, 8.5 लाख टन। तो ये वाली लाइन भी आपके लिए रख सकते हैं। और एप्पल का मैंने बता दिया, टोटल एरिया ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 49%, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 85%, है ना। तो और भी बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की डेट से क्या है, ये 1,14,144 हेक्टेयर जो है किसके पास है, एप्पल के पास है इस टाइम। और बाकी इसका जो आगे आपने इसके डेट फिगर नहीं याद रखने, इसमें सिंपली है एरिया अंडर टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना। ये सारे फ्रूट्स में आते हैं, टेम्परेट फ्रूट, नट एंड ड्राई फ्रूट्स, सिट्रस एंड अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट जो किन्नू वगैरह जो भी आते हैं, जो लोअर हिमाचल में पाए जाते हैं, तो ये सारा सिट्रस में आ जाएगा, है ना। और उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर 2021 द प्रमोशन ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग पावर स्प्रेयर। तो अब सरकार किसकी तरफ जा रही है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो मशीनों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे पावर स्प्रेयर होते हैं। तो पहले लोग ऐसे जो होते थे, जो पाँव से जो वो पैडल करने वाली जो मशीन होती थी, उससे लोग स्प्रे करते थे। फिर एक पीठ पे होती थी, उससे करते थे। अब किस पे चलता था सर, पावर स्प्रेयर होता है, पावर टिलर्स होते हैं, है ना। पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सब्सिडी अमंग द ऑर्चर्डिस्ट अंडर द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो जो जिनके पास अच्छे ऑर्चर्ड है उनके पास सब्सिडी में सारा मिल जाता है। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो सरकार देखो कितना काम करे इसके लिए, is being implemented in the state under the scheme. Assistance is provided to the farmer for the purchase of various modern farm tools and machinery in the form of back-ended subsidy. तो back-ended क्या होती है, प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर है ना, उसको पीछे से क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, तो उसमें सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें एक नोडल एजेंसी है। The fruit production should be better price for their produce. Therefore, the marketing investment scheme is being implemented. अब यहाँ पे देखो ना, एक स्कीम है मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम। अब मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम का मतलब क्या है, सरकार बीच में आके इंटरवीन करेगी मार्केट में। जैसे MSP होता है ना, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो नहीं बोलेगा MSP, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तरह ही समझ लीजिए। तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की, कुछ वेजिटेबल्स की प्राइस को फिक्स कर देगी, ठीक है।
तो ये भी एक MSP की तरह ही हो गया, जिसको क्या बोलेगा हम, मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम, जो इम्प्लीमेंट है हिमाचल में। और तो आगे एक जगह हम जब हम कल करेंगे इसको, तो एक जगह तो सारे दे रखे हैं कि किस किस फ्रूट्स के लिए क्या क्या प्राइस फिक्स कर रखे है सरकार ने। तो यहाँ पे आपको दो याद रखने हैं, कभी पूछ लेते हैं क्योंकि वैसे ज़रूरी भी है। एप्पल का है 8.50 पर केजी, जो सरकार ने फिक्स कर रखा है कि अगर मार्केट में इतना नहीं मिलेगा, इतना तो मार्केट को देना ही पड़ेगा, नहीं सरकार भी देती है जो HPMC में खरीदती है। और मैंगो का भी 8.5 पर केजी है, तो एप्पल एंड मैंगो का 8.5 पर केजी है। तो और भी है इसके अंदर। तो देखो, तो इस तरह से कितने आ गए, तो ये सारी स्कीमें हो गई। तो नेक्स्ट है सर, आपके एप्पल का 8 दे रखा है। हाँ जी 8 है या 8.5? 8.5 एप्पल का ये 8 दे रखा है, 8 है या 8.5 है? ये ना शायद ये 8 होगा, 8.5 होगा। बाकी एक बार देख लूँगा मैं ना, कई बार प्रिंटिंग कई बार ना इनका डॉक्यूमेंट में ऐसी दिक्कत होती है, बल्कि इसमें तो हमने सीधा ऐसे उठाया इसको ना, तो 8 8.5, क्योंकि ये यहाँ ये लिखा है। बाकी एक बार आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा वो भी देखना ना, मैं भी देख लूँगा। तो उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट हो गया। अब देखो लीची भी पैदा की जाती है हिमाचल में, और जो मिडल जोन है, ना ज़्यादा लोअर है ना ज़्यादा हाइट है, वहाँ पे कीवी के लिए बड़ा फेमस होता जा रहा है, फ्लावर कल्टीवेशन के लिए फेमस होता जा रहा है। और यहाँ पे एक है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। अब क्या करेगा हम, बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या करेगा हम, तो जो प्लांट्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन कर देंगे, है ना। तो उनको मॉडिफाई करने के लिए जो टिश्यू कल्चर का जो सिस्टम है, ये प्रे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर है 2, एक है माहोभाग या था चायल में, चायल वाले जब रास्ते में जाते हैं ना, तो वहाँ रास्ते में आता है माहोभाग, एक तो है चायल में माहोभाग में, और एक है पालमपुर में, डिस्ट्रिक्ट पालमपुर में। तो 2 मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर है जो टिश्यू कल्चर पे काम करता है, एक माहोभाग में और एक पालमपुर में। तो ये भी आपको ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ से कल आगे करेंगे हम कल। तो ये शायद देखो ना, समझने वाला भी है, रट्टे मारने वाला भी है थोड़ा सा, बट है थोड़ा इंटरेस्टिंग अगर आप हॉलिस्टिक वे से पढ़ोगे, चीज़ों को मिला के। किसानों की इनकम को देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, हिमाचल का क्लाइमेट देख लो, हिमाचल किस तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसे पढ़ोगे ना थोड़ा समझ के, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा इसको पढ़ते हुए, है ना। और जहाँ आप थोड़े फंस जाते हो, इसको रिवाइज करते हो, थोड़ा सा आप क्या करो, इंटरनेट की सहायता ले लो, है ना। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि अभी इसमें एनिमल हस्बेंड्री आएगा, फिर आगे फॉरेस्ट आएगा, हो जाएगा ये आपका कंप्लीट।